कर रहा हूँ। कर दीजिए। लाइव में मैं आऊंगा। जी। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है विष्णु प्रभाकर की एकांकी वापसी। इससे पहले कि हम एकांकी पर चर्चा करें, विष्णु प्रभाकर जी का परिचय ले लेते हैं। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ, मुजफ्फरनगर के मीरापुर गांव में। इनका जीवन विस्तृत था, इनका साहित्यिक जीवन उससे भी विस्तृत था। इतना वैविध्यपूर्ण था इनका जीवन। बचपन से ही इनको पढ़ने में बहुत रुचि थी। गणित और हिंदी इनके प्रिय विषय थे। किन्हीं परिस्थितियों के कारण इन्हें अपने मामा जी के यहाँ रहना पड़ा। बचपन उनके यहाँ गुजरा पंजाब में, और यहीं इनकी सारी शिक्षा दीक्षा हुई। इनके मामा जी का जो है इन पे बहुत ज्यादा प्रभाव था। वो आर्य समाजी थे और गांधी आंदोलन का बहुत प्रभाव रहा उन पर, जिसका प्रभाव निश्चित रूप से इनके विचारधाराओं पर भी आया। 1929 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से बीएड और हिंदी प्रभाकर और प्राज्ञ जैसी परीक्षाएं पास की और अपनी एजुकेशन पूरी की। इसके साथ ही इन्होंने वहाँ नौकरी भी, पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने नौकरियां भी की। और क्योंकि गांधी का बहुत प्रभाव था इन पर, और इसलिए इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी भाग लिया, सक्रिय भागीदारी दी। पुलिस से पकड़े भी गए, लेकिन 1940 और 44 के आसपास ये दिल्ली आए और इन्होंने आकाशवाणी में काम किया और वहाँ नाटक निर्देशक के पद पर ये नियुक्त हुए। और लगभग 2 वर्षों के वहाँ पे काम करने के बाद इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद इन्होंने स्वतंत्र लेखन का कार्य किया, जिसे हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। किसी के अंडर नहीं किया, बल्कि अपने आप से स्व प्रेरणा से रचनाएं की और साहित्य की सेवा करते करते 11 अप्रैल 2009 में इन्होंने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। एक अच्छा खासा ईश्वर ने इन्हें जीवन दिया और उससे भी ज्यादा इन्हें चेतना दी, और इन्होंने साहित्य की बहुत सेवा की। इनकी 50 से ज्यादा किताबें हमें उपलब्ध हैं, और एक एक किताब जो है वो बहुमूल्य किताब है, जिसकी कुछ चर्चा मैं आपको बताती हूँ। कई विधाओं में इन्होंने लिखा, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, विविध विधाओं में लिखा, और बहुत ही बेहतरीन रचनाएं इन्होंने दी। इनके जो नामचीन उपन्यास हैं उसमें निशिकांत, तट के बंधन, स्वप्नमयी, कोई तो, उनकी कहानी संग्रह, संघर्ष के बाद, धरती अब भी घूम रही है, खंडित पूजा, मेरी 33 कहानियां, पुल टूटने से पहले, मेरा वतन। और इनके नाटकों में नव प्रभात, चंद्रहार, होरी, डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, बंदिनी आदि प्रमुख हैं। एकांकियों में इन्होंने 12 एकांकी, ये रेखाएं, ये दायरे, ऊंचे पर्वत, गहरा सागर, प्रकाश और परछाई, मेरी प्रिय एकांकी, मेरी श्रेष्ठ एकांकी, और यात्रा वृत्त, संस्मरण, जीवन चरित्र में इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जैसे जाने अनजाने, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, हंसते निर्झर, दहकती भट्टी, आवारा मसीहा, अमर शहीद भगत सिंह। आवारा मसीहा हिंदी साहित्य को इनका एक बहुत बड़ा अवदान है, और ये इतना महत्वपूर्ण रचना है, और इसमें जो उनका श्रम लगा, इसमें जो उनकी साधना है, 14 साल की लंबी साधना के बाद ये रचना लिख पाए, कंप्लीट हो पाई। ये शरद चंद्र की जीवनी है, जिसमें इन्होंने अपनी जिंदगी के 14 साल लगाए और एक बेहतरीन रचना दी। निश्चित रूप से कि जैसे जितना गुड़ डालते हैं उतना मीठा होता है, ये बात इस संदर्भ में बिल्कुल सच रही। हिंदी के अगर कुछ चर्चित लेखकों की चर्चा की जाए, 10 लेखकों की चर्चा की जाए, तो उसमें विष्णु प्रभाकर जी का नाम अग्रणीय रचना साहित्यकारों में है। और जैसे कि अभी मैंने कहा कि उन्होंने बहुत तरह की रचनाएं लिखी, लेकिन इनका जो विशेषज्ञता है, इनकी जो रचना क्षमता जिसमें उभर कर आई, वो विधा एकांकी थे। एकांकियों इन्होंने बहुत सारी लिखी हैं, और एकांकियों में को लोगों ने बहुत ज्यादा इनका पसंद किया। इनका विषय वस्तु भारतीय जो पुराण है, इतिहास है, इसके बड़े गहन अध्येता ये रहे। बड़ी रुचि थी इनकी इस विषय में, पुराणों और इतिहासों में। यही कारण है कि जो इनके कथानक थे वो पौराणिक और ऐतिहासिक आधारों पर हमें देखने को मिले। और मनोविज्ञान के बड़े पारखी थे ये। मनुष्य मन की ग्रंथियों को बहुत ही बारीकी से ये पकड़ते थे, और जो पात्र, उलझन में पड़े हुए पात्र क्या कैसा व्यवहार करेंगे,
उनका झुकाव किस तरफ होगा, क्या अंतर्द्वंद होंगे उनके, इसका चित्रण करने में ये बड़े ही सिद्धहस्त थे। मनुष्य के ऊपर पड़े हुए जो मुखौटे हैं, जो नकलीपन है, जैसा वो दिखा रहा है और लेकिन भीतर वो कैसा महसूस कर रहा है, इसको इस द्वंदात्मकता को चित्रित करने में ये सिद्धहस्त थे और इनकी एकांकियों में हमें बार-बार ऐसे पात्र ज़रूर देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे उनकी द्वंदात्मकता उघाड़ दी गई है और यही रोचकता उनके मतलब एकांकियों की हमें देखने को मिलती है। और क्योंकि रेडियो एकांकी ये बहुत इन्होंने लिखे, तो एकांकी की अपनी विशेषता है कि उसमें ध्वनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा है क्योंकि एकांकी मतलब नाटक का एक रूप है और नाटक मीन्स साहित्य की एक ऐसी विधा जो दृश्य काव्य है, जो देखा जाता है। नाटक डायरेक्टली पढ़ने के लिए नहीं लिखा जाता, डायरेक्ट जो है वो रंगमंच के लिए लिखा जाता है। नाटक जो है वो जो डायरेक्टर है उसके लिए लिखा जाता है कि वो इस तरह से प्रदर्शित करे, एक्टर्स के लिए उसमें निर्देश होते हैं कि वो कैसे उसमें एक्टिंग करें। और जो एकांकी है जो दृश्य एकांकी है एकांकी भी एक दृश्य विधा है काव्य है। लेकिन जब हम उसको रेडियो एकांकी की बात करते हैं क्योंकि वहाँ दिख नहीं रहा है, वहाँ सुनाई देगा, तो वहाँ पे दृश्य योजना के बजाय जो जितनी साउंड इफेक्ट्स होते हैं, उसकी रंग निर्देश वहाँ पे होते हैं कि आपको ऐसे करके ये वाली साउंड ये डायलॉग्स के बीच में, इसके बाद में, इससे पहले साउंड्स का प्रयोग जो है वो ज़्यादा उसमें काम का है और इनकी एकांकियों में उसके निर्देश हमें लगातार मिलते हैं। जो एकांकी हमारे सिलेबस में ये लगी है वापसी, इसमें भी जो ध्वनि निर्देश हैं उनकी विस्तार से दिए हुए हैं, जिसकी हम चर्चा भी आगे करेंगे जब उस पे पहुंचेंगे तो। और अगर इस सारी विशेषताएं यहाँ पर चलिए पहले के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, फिर इस पे और करते हैं बात। इस एकांकी की अगर हम कथा की बात करें कि इसमें क्या कहा गया है, ये क्या किस विषय पर है, क्या कौन कैरेक्टर है और किस तरह की मनस्थितियां उनकी हैं, तो ये कैरेक्टर ये जो एकांकी है वापसी, ये 1965 ईस्वी में 1965 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उसकी पृष्ठभूमि में लिखा गया एकांकी है। उसको आधार बना के लिखी गई एक एकांकी है। इसमें कुछ मुख्य पात्र हैं, जिसमें जैसे बुनियाद, असगर, मुनीर, भारत पर होने वाले जो आक्रमण है उसमें शत्रु सेना के छत्रधारी सैनिक हैं। वहाँ के जासूस हैं जो हिंदुस्तान में जासूसी के लिए आए हुए हैं। बुनियाद पाकिस्तानी सेना का कप्तान है। सारे सैनिकों को अपने युद्ध दायित्व निभाने के लिए उस गांव में उतरना है, जो गांव विभाजन से पहले स्वयं असगर का गांव था। यानी कि जो बुनियाद है वो टीम भारत में आई है जासूसी के लिए और बुनियाद उस टीम का कैप्टन है और उसमें एक व्यक्ति है असगर। वो उस गांव में जासूसी के लिए आए हैं, उस गांव में उस एरिया में पहुंचे हैं जो कि असगर का विभाजन से पहले उसका अपना गांव था। तो असगर की जो मनःस्थिति है वो यहाँ देखने योग्य है कि वो अपने ही गांव में जासूसी करने के लिए आया है या उसी भूमि पर जासूसी करने के लिए आया है जो उसकी अपनी थी कुछ समय पहले तक। तो बुनियाद मुनीर से पूछता है कि क्या वो ठीक जगह पे पहुंच गए हैं, तो मुनीर और बुनियाद को ये बताता है कि असगर का तो ये इलाका है और वो यहाँ की हर चीज को जानता है, इसलिए इसलिए वो असगर से पूछते हैं कि भाई यहाँ पे लोकेशन क्या है, किस तरह से चीजें हैं। लेकिन असगर जो है वो किसी और ही मनस्थिति में आ जाता है। उस गांव की मिट्टी पर पैर रखते ही उस गांव का सारा भूगोल उसकी स्मृतियों में आ जाता है जो कि उसने जिया है यहाँ पे। इस मिट्टी की गंध जो है वो उसे खींचने लगती है और वो मसूद से कहता है कि उसे लगता है कि यहाँ के लोगों को, किसानों को जैसे अभी तक लड़ाई की कोई फिक्र ही नहीं है और पाकिस्तान जो है इतना सीरियसली लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन किसान जो है अभी भी अपने खेतों में बोने और जोतने का काम कर रहे हैं। दरअसल किसान अपना काम छोड़ते नहीं है, वो लगातार अपने काम को करते रहते हैं। मसूद को ये चीज जो है बहुत आकर्षित करती है कि किसानों ने जैसे कि युद्ध की अनदेखी की हुई है। मसूद उसे कहता है कि तुम ये सब मत सोचो, तुम इस बात पे ध्यान रखो कि तुम किस काम के लिए यहाँ आए हो। बार बार असगर उसको जो भी बात कहता है वो कहता है कि कई सारी चीजें कि युद्ध में जो है जो कहता है हिंदुस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के लोगों का ये जहाज कैसे खराब कर दिए होंगे, और जबकि मसूद ये जानता है कि खुद पाकिस्तानियों ने भी ऐसा ही किया है। तो वो बार-बार वो जो भी भारत और पाकिस्तान की चीज़ों के बारे में जैसे ही वो डिस्कस करना चाहता है, विचार करता है, मुनीर को तुरंत रोक देता है और कहता है नहीं,
आप इस बारे में बात मत करो, आप बस इसको फ़ोकस करो कि आप यहाँ किस काम के लिए आए हो। तो असगर जो है धरती पे अपने गाँव की ज़मीन पे पैर रखते ही कन्फ्यूज़ होना शुरू हो जाता है। लेकिन मुनीर उसको वापस लाने की कोशिश करता है और पुरानी लेकिन असगर जैसे-जैसे भीतर उस गाँव के जाता है, जैसे-जैसे उन चीज़ों के कॉन्टैक्ट में आता है, तो उसके सामने फिर वही सारी चीज़ें आने लग जाती हैं। उसका पुराना खंडहर, गाँव का रास्ता, मस्जिद की मीनारें, रहट और उसका पानी, सारी यादें उसे परेशान करने लग जाती हैं। वो उनसे मुक्त कर होना चाहता है, मतलब ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं, उसके मन में चल रही हैं। वो औरों के लिए वो सामान्य रास्ते हैं, लेकिन असगर के लिए वो सामान्य रास्ते नहीं है क्योंकि उसपे उसका बचपन बीता है, उसमें उसने बहुत सारी यादें हैं, उसके दोस्त हैं, उसके माता-पिता हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उसके पड़ोसी हैं, बहुत तरह के संबंध आपस में एक साथ रहने एक गाँव में रहने वाले लोगों के होते हैं, वो सभी उसके दिमाग में तुरंत उभर रहे हैं और ये उसके मन के भीतर है, उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव वो नहीं लाने दे रहा, जबकि मुनीर उसको कह रहा है कि नहीं ऐसा मत सोचो, कन्फ्यूज़ मत होना। तो वो कह रहा है, "नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, 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 ऐसी कोई बात नहीं।" पर वास्तव में ऐसी बात उसके भीतर है, वो उसके भीतर अपनी जगह का लगाव जो है, वो उभर रहा है और वो उससे यहाँ तक कि वो खुद भी उससे मुक्त होना चाहता है, वो जानता है कि इस तरह के भाव जो है उसे कमज़ोर बना देंगे, तो वो उससे मुक्त होना चाहता है और कहता है कि अपने मन से वो कह रहा है कि नहीं, नहीं मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है और मुझे ये याद रखना है कि मैं किस काम के लिए यहाँ आया हूँ और वो अपने पाकिस्तान अपने देश के का जो है नाम लेता है बड़े गर्व से अपने भीतर, अपने प्यारे वतन का और पूरी कोशिश करता है कि वो अपनी पुरानी यादों को हटा दे और जो नया उद्देश्य उसके हाथ में है, उसके बारे में वो सोचे। लेकिन लेकिन ये जो पुराना लगाव है, उसकी जो रागात्मकता है उस मिट्टी के साथ, वो उससे मुक्त नहीं हो पाता। वो लगातार उसके भीतर बनी रहती है। वो सोचने लगता है कि यहाँ की ईख के खेतों की खुशबू और मकई की मीठी-मीठी गंध क्यों उसके दिमाग में बढ़ती जा रही है। तभी उसे खेत से आने वाले संगीत की आवाज़ सुनाई देती है, जो बरबस उसका ध्यान खींच लेती है। इस बीच एक भारतीय इंस्पेक्टर और चौधरी दोनों ही पाकिस्तानी जासूसों को खोजते हुए इधर बढ़े चले आते हैं। असगर चौधरी को पहचान लेता है। उसे अच्छी तरह से याद है कि आज़ादी से पहले वो चौधरी को ताऊ कहा करता था और जब वो अ अ, उस जगह को छोड़ के अपने गाँव को छोड़ के पाकिस्तान जा रहा था विभाजन के समय, तो इन्हीं ताऊ को कहा उसने कि मैं जो है जा रहा हूँ, तो उन्होंने उसको जाने से मना किया। मना करना चाहते थे पर मना नहीं कर पाए वो। उन्होंने कहा कि अच्छा जाते हो तो जाओ, लेकिन ये याद रखना कि इस गाँव में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं थी। काश तुम यहाँ रह पाते। लेकिन ख़ैर वक़्त ही ऐसा है रोकूँगा नहीं। लेकिन ये ध्यान रखना कि हम हमेशा दोस्त रहेंगे। मीन्स उसे कोई तकलीफ नहीं थी वहाँ पे किसी आप तकलीफ मतलब आपस की किसी लोग ने उसे बात भी नहीं किया कि उसे जगह छोड़नी पड़े। वो स्वेच्छा से वहाँ से छोड़ के गया था, अच्छे संबंधों को छोड़ के गया था, इसीलिए वो अच्छी यादें उसको बेचैन कर रही हैं। तो असगर उत्तर देता है कि आज तो हम दुश्मन हैं, क्या ये दुश्मनी का माहौल बदला नहीं जा सकता? और फिर पीछे से हवाई जहाज़ों की आवाज़ सुनाई देती है। मसूद को लगता है कि पाकिस्तानी जहाज़ है, पर असगर को इशारा करने के लिए कहता है, किंतु असगर मना कर देता है। वो मतलब कि जो वो वहाँ जासूस हैं, जासूसी के लिए आए हैं, ऊपर जहाज़ जो है वो उनसे उनको इंडिकेशन देना है कि कहाँ पे बम गिराए जाएँ, कहाँ पे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ये सब देने हैं। लेकिन असगर जो है वो इशारा देने को मना कर देता है, कहता है नहीं, क्यों हम जो सियासत है वो मज़दूर मासूम और मज़लूम लोगों को जो है मार कर उनका खून बहाकर जो है क्या मिलने वाला है? इनको मारने का क्या फ़ायदा? ये तो मासूम किसान हैं। और इस बात पे मसूद जो है वो काफ़ी उससे नाराज़ भी होता है और उसे गद्दार कहता है कि वो पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहा है, पाकिस्तान से वो जिस उद्देश्य के लिए आया है, वो उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा है, बल्कि वो भटक गया है। असगर उसको साफ शब्दों में कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा और चौधरी और इंस्पेक्टर उसे पहचान लेते हैं क्योंकि जैसा उसने कहा कि जैसे कि अभी मैंने बताया कि वो असगर जो है चौधरी को ताऊ कहा करता था और जाते वक़्त वो चौधरी से मिल के भी आया है, तो वो चौधरी की भी मेमोरी इतनी शॉर्ट नहीं, वो भी उसे पहचान लेता है जब वो उसके सामने आता है और वो जानता है कि ये पाकिस्तान चला गया था, इसका मतलब ये पाकिस्तानी ही है। और जब वो पकड़ लिया जाता है या पहचान लिया जाता है, तो वो अपनी पहचान खुद बताता है, चौधरी कहता है कि चौधरी के पास जाकर वो कहता है कि आपने पहचाना मेरा नाम असगर है, मैं चौधरी लतीफ़ का बेटा हूँ, इस धरती का बेटा हूँ, पहचाना ताऊ? लेकिन असगर और उसके पिता की लतीफ़ की पुरानी यादें भी उसको चौधरी को आ जाती हैं और वो कन्फ्यूज़ है।
चौधरी भी असगर की तरह कंफ्यूज हो जाता है। वही चौधरी जो असगर से कहता है कि आप यहाँ छोड़ के मत जाइए, यहाँ आपको इस गांव में कोई तकलीफ नहीं है, पर चलो माहौल ऐसा है और आप जाना चाहते हो तो आप चले जाओ। वही बच्चा जब वापस उसके पास आता है और कहता है कि ताऊ मैं आपका बच्चा हूँ, इस धरती का बच्चा हूँ, तो वो अब उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो परिस्थितियां ऐसी ही हैं। वो परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो पाकिस्तान से आए हुए किसी भी व्यक्ति को भरोसा नहीं कर पाता और उसे वो पाकिस्तानी अपना बच्चे के रूप में स्वीकार नहीं करता, एक पाकिस्तानी जासूस के रूप में को स्वीकार करता है। और भारत के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति चौधरी का जो कर्तव्य है, वो उसको ऐसा करने से बाध्य करता है कि वो उसको स्वीकार करके अपने घर का बच्चा समझ के उसे गाँव में रख ले, या उसको जासूस के रूप में जो पहचाना गया है वो उसको कहे कि नहीं ये एक जासूस नहीं है, ये तो एक सामान्य हमारा बच्चा है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। यानी असगर अपने तरह के द्वंद में है और चौधरी अपने तरह की द्वंदात्मक स्थितियों में है। उसको भी पुरानी यादें आ रही है कि उसका पिता के साथ उसका ऐसा संबंध था। वो बच्चा उसका इतना क्लोज था, उसको ताऊ कहा करता था, ताऊ यानी कि पिता का बड़ा भाई। तो वो कहता है कि ये मिलन तो है, लेकिन ये मिलन कैसा है, ये वापसी कैसी है? तुम वापस तो आए हो हम हिंदुस्तान में, लेकिन ये वापसी जो है सुखद वापसी नहीं है। ये परिस्थितियां जो है सामान्य नहीं है, ये परिस्थितियां जो है युद्ध जनित परिस्थितियां, विकट परिस्थितियां हैं, जहां मानवीय संबंध और मूल्य जो हैं वो बदले हुए हैं, वो सामान्य परिस्थितियों से अलग हैं। तो ये कहना कि ये कैसा मिलन है, ये कैसी वापसी है, यानी कि ये सहज नहीं है, इसको सहज स्वीकार नहीं किया जा सकता। यहाँ पर परिस्थितियों ने जो है निर्णय को बदल दिया। अगर वो युद्धजनित परिस्थितियां नहीं होती, वो सामान्य परिस्थितियां होती, तो असगर का दिल खोलकर वो स्वागत करते और उससे चाहते कि वो अपनी अपनी ही जगह पे वापस आए, अपने नेटिव प्लेस में रहे, वहीं उनके साथ रहे। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि वो उसको ऐसा नहीं कह सकते, वो चाहकर भी उस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो द्वंदात्मक स्थितियां यहाँ पर देखने को मिली और इसके बाद जो है पीछे से युद्ध की कुछ आवाजें आने लगती हैं और नाटक यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस तरह से नाटक जो है वो द्वंदात्मक है। नाटक जो है एक सस्पेंस क्रिएट करता है कि आगे क्या होने वाला है। नाटक एक जिज्ञासा लगातार बना के रखता है कि जिससे कि उसकी अगली घटना के लिए पारदर्शक जो है ललायित रहता है कि आगे क्या होगा। क्या असगर जो है अपनी जमीन के प्रति जो उसका लगाव है उस पे वो हावी रहेगा, या उसका जो जिस उद्देश्य के लिए वो पाकिस्तान से आया है वो उस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। फिर ये भी है कि चौधरी जो है उसका वो बड़ा व्यक्ति है, उम्रदराज है, अनुभवी है। वो एक बच्चे को जो भटक गया है या पाकिस्तान चला गया था, अब जासूस के रूप में अपनी जगह पर आया, क्या वो उसको वापस अपने पुराने उसी बच्चे की तरह स्वीकार कर पाएगा, या वो नई परिस्थितियों में कुछ नए तरह की चीज उसके सामने आएंगी? तो ये प्रश्न लगातार इस एकांकी में बने हुए, तो जो रोचकता है, ये जानने की जो जिज्ञासा है वो लगातार बनी रहती है और बांधे रखती है दर्शक को और पाठक को एकांकी के साथ। अब अगर हम इस एकांकी की चर्चा इसके तत्वों के आधार पर करें कि इसमें कौन से एक एकांकी, हर विधा की जो है अपनी एक लाइन होती है जिस पर वो चलती है और उसमें वो सब तत्व होने चाहिए या लगभग उसके नजदीक चीजें होनी चाहिए। तो एक एकांकी में जो है जैसे कि मैंने कहा कि वो दृश्य काव्य है और भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से भारतीय आचार्यों ने नाटक को 3 तत्वों के आधार पर तोला। उन्होंने वस्तु, पात्र और रस माना कि इनके आधार पर एक नाटक का विवेचन होता है, जबकि पाश्चात्य आचार्यों ने इसके लिए 7 तत्व माने: कथानक, पात्र, संवाद, भाषा शैली, उद्देश्य, संकलन त्रयी और अभिनेता। तो इन्हीं तत्वों के आधार पर हम उपन्यास इस वापसी एकांकी की जो है चर्चा करते हैं। कथा वस्तु अगर हम देखें तो इसका जो कथा वस्तु है वो 1965 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध है उसकी पृष्ठभूमि पर आधारित है, जैसे कि हमने चर्चा की। और वहां से पाकिस्तान के जहाजों से जो है बुनियाद, मुनीर, मसूद और असगर जो है छाताधारी कश्मीर सैनिक हैं और वहां से कश्मीर में वो उतारे जाते हैं और जो यहाँ की सूचनाएं वहां पहुंचानी है और यहाँ दंगे करवाने के हिसाब से और यहाँ की लूप होल जो है पाकिस्तान पे पहुंचाने के लिए, जासूसी के हिसाब से के लिए वो हिंदुस्तान में आए हैं। अब
जैसे कि मैंने कहा कि पूछते ही सबसे पहले जो प्रश्न आया वो कश्मीर में छोड़ दिए गए, जम्मू कश्मीर में उनको छोड़ दिया गया और वहाँ पे उनसे प्रश्न पूछता है मुनीर जो है पूछता है कि क्या हम सही जगह पे आए हैं? तो बुनियाद जब प्रश्न पूछता है तो मुनीर कहता है कि हम सही उतरे होंगे, असगर इस इलाके का रहने वाला है और ये सब जगहों को जानता है। तो यहीं से जो है इस नाटक में जो है ट्विस्ट आना शुरू हो जाता है कि जासूस तो आए हैं लेकिन जासूसी में भी अपनत्व वाली एक सिंपल एक थ्योरी नहीं है कि ये जासूसी के लिए आए हैं, तो उनका काम शायद वन वे पे चल जाता है, लेकिन ट्रैक एक व्यक्ति जो है वो डबल ट्रैक पे भी चल रहा है, ये इसी बात से वहीं पे निकल जाता है। वो यहाँ पे किस उद्देश्य से आए हैं दंगे कराने के लिए और तमाम तरह की चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। लेकिन जैसे ही वो इस गाँव में पैर रखता है, तो यहाँ का भूगोल, यहाँ की मिट्टी की सुगंध उसकी कल्पनाओं में घूमने लगती है। यहाँ के रहट, यहाँ के मस्जिद, मंदिर सब उसको याद आने लग जाते हैं। यहाँ का ठंडा पानी, यहाँ के खेत और खेतों से आने वाली जो खुशबू है, अपनत्व की जो महक है वहाँ पे, वो उसको बेचैन करने लग जाती है। उसका बचपन जो है जैसे सजीव हो, तो उसकी बचपन की स्मृतियाँ सजीव होने लग जाती हैं और क्योंकि वो युद्ध के मोर्चे पर है और उसे अपना कर्तव्य निभाना है, तो वो थोड़ा कन्फ्यूज़ वहाँ पे दिखने लगता है कि अब वो क्या करे? हालाँकि उसके मन में जो है ममत्व का भाव उभर रहा है, अपनी जो जगह के लिए प्रेम का भाव उभर रहा है, लेकिन साथ में उसका देश जो है क्योंकि बदल गया है, तो देश प्रेम का भाव भी उसके भीतर है। वो बार-बार अपने आप को समझा रहा है कि नहीं, मुझे तो देश प्रेम जो है अपने देश के साथ जो है वफ़ादारी रखनी है, तो मैं इसको निभाना है मुझे। तो अपने मन में उभरने वाले भावों को हमेशा वो अ, अरेंज कर रहा है, डिसिप्लिन कर रहा है, लेकिन वो हो नहीं रहा है। यानी जो बचपन की स्मृतियाँ हैं वो उसकी वर्तमान में जो उसके दायित्व हैं उनके ऊपर कहीं न कहीं हावी हैं। फिर जो है वो चौधरी और इंस्पेक्टर सामने से नज़र आते हैं और जैसा कि मैंने आपको अभी एग्ज़ाम्पल पढ़ के सुनाया था, उसका कोटेशन पढ़ के सुनाई थी, कि चौधरी जो है उसको याद आता है कि सामने जो चौधरी है वो उसका पुराना गाँव का बड़ा व्यक्ति है। जब उसने गाँव छोड़ा पाकिस्तान जाने के लिए तब उससे मिल के आया, उसने कहा ताऊ मैं जा रहा हूँ, तो उसने उससे कहा कि मैंने तुम्हें गाँव में कोई तकलीफ़ नहीं थी और अगर तुम जाना चाहते हो तो परिस्थितियाँ ऐसी हैं, चले जाओ, लेकिन ये याद रखना कि हम दोस्त हैं। और जब पाकिस्तानी लोग पकड़ लिए जाते हैं तो असगर चौधरी को अपनी जो पुरानी पहचान बताता है, तब चौधरी भी विवश होके अपने जो राष्ट्रीय कर्तव्य हैं वो उसके सामने साकार हो जाते हैं और वो परेशान होके कहने लग जाता है कि ये कैसा मिलन है, ये कैसी वापसी है। और इसी के बीच जो है पीछे से गोलीबारी की आवाज़ें और संगीत की आवाज़ें आने लग जाती हैं। तो विकास के क्रम की दृष्टि से एकांकी की कथा वस्तु जो है पर्याप्त सुदृढ़ है। कथानक में आरंभ, विकास और चरम सीमा जो है तीनों स्थितियाँ पूर्णतः स्पष्ट नज़र आती हैं कि आरंभ में क्या हुआ, विकास किस तरह से हुआ और चरम स्थिति कैसे हुई। जो कथानक है इसका आरंभ बुनियाद और मुनीर के इस कथन से होता है कि पाकिस्तान के जहाज से असगर आदि कई छाताधारी सैनिक कश्मीर के गांव में उतारे गए और कथानक के विकास में असगर के गांव का चप्पे-चप्पे को जानना, खंडहरों में जाना, खंडहर तक जाना, खेत, मस्जिद, चौपाल को देखना, अहमद, अब्दुल को जम्मू के गाँव में हिंदू-मुस्लिम दंगे कराने के लिए भेजना आदि घटनाएँ आती हैं, ये स्टार्टिंग्स हैं। ये जैसे कि वो जो मुख्य बात कहना चाहते हैं, जो उनका उद्देश्य है इस एकांकी को लिखने का, उससे पहले एक भूमिका बनाना कि वो परिवेश कैसा है, वो परिदृश्य कैसा है, वो सब उन्होंने आरंभ में दिखा दिया। कि उसको अपने गाँव की क्या-क्या चीज़ें वो देख रहा है, जहाँ-जहाँ जा रहा है वहीं से उसकी स्मृतियाँ आ रही हैं, लेकिन उसका उद्देश्य किस काम के लिए वो आए हैं, दंगे कराने के लिए आए हैं, वो सब चीज़ें भी यहाँ पे हमें परिचय में दे दी। हर चीज़ का परिचय जो है परिवेश का हमारे सामने आरंभ में नज़र आ जाता है। किंतु इसके पश्चात जब चौधरी इंस्पेक्टर पाकिस्तानियों को पकड़ने का काम तेज़ी से करते हैं, तो कथानक अंत की ओर बढ़ने लगता है। और जहाँ पर द्वंदात्मक स्थिति आ जाती है, असगर की आत्मसमर्पण में ताऊ कह के संबोधित करता है और उसका चरम विकास वहाँ पर हमें नज़र आता है। जब वो कहता है कि ताऊ मैं तुम्हारा असगर हूँ, इस गाँव का बेटा हूँ, इस मिट्टी का बेटा हूँ। लेकिन उस वक़्त चरम बिंदु इसलिए है क्योंकि असगर का डाउट तो सबको समझ में आ गया था, लेकिन चौधरी का डाउट क्या होगा, चौधरी इसको किस तरीके से लेगा, ये समझ में आना बाकी था। तो यानी कि आरंभ में उन लोगों का जासूसों का हिंदुस्तान में आना, कश्मीर की भूमि पर आना और असगर का द्वंदात्मकता आरंभ है पहुँचना यहाँ
विकास है इस एकांकी का, उसका कन्फ्यूज़न अपने गाँव को देखना, उसकी मिट्टी को देखना, उसके मस्जिद मंदिरों को देखना, खंडहरों को देखना, चौपाल और ये सब चीज़ें देखना और अपनी पुरानी स्मृतियों में जाना, ये उसका विकास है। और इसका जो चरम पहुँचता है, वो पहुँचता है उनका पकड़ा जाना और चौधरी के सामने ये कहना उसका कि ताऊ मैं आपका बच्चा हूँ। तो ताऊ का जो विकास, ताऊ का जो जवाब है, वो उसके कथानक के विकास को अंत की तरफ को ले जाता है और वो कहता है कि ये कैसा मिलन है, ये कैसी वापसी है तुम्हारी, इस परिस्थिति में तो मैं तुम्हें स्वीकार कर ही नहीं पाऊँगा। और वो उसको अपने बच्चे के रूप में नहीं, एक जासूस के रूप में ही स्वीकार करता है। उस चौधरी के मन में भी द्वंदात्मकता आ जाती है कि एक तरफ उसको उसका पुराना परिचय है और दूसरी तरफ उस व्यक्ति का नया परिचय, दोनों में से वो किसको स्वीकार करे। तो निश्चित रूप से चौधरी के सामने जो झुकाव है वो उसके नए उसकी तरफ है कि ये एक जासूस है, यही इसकी नई और पहचान है। और अगर कथा शिल्प के सौष्ठव की बात करें तो उसका मूल आधार उसकी कौतूहल क्षमता है और दर्शक के मन में निरंतर यही बात बनी हुई है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि आगे क्या होगा, आगे कौन-सी घटना होने वाली है और सारी घटनाएँ जो हैं वो श्रृंखलाबद्ध हैं, सुदृढ़ हैं और एक व्यवस्थित क्रम में होने की वजह से जो है वो अपना प्रभाव छोड़ती हैं। और पात्रों के बीच में जो अंतर्द्वंद है, ये सभी जो है कुल मिलाकर उसके कथानक को कसते हैं, रोचक बनाते हैं और पाठक के लिए पठनीय बनाते हैं और दर्शक के लिए दर्शनीय बनाते हैं। तो इस तरह से कथानक की दृष्टि से ये एकांकी जो है बहुत ही कसी हुई है और सूक्ष्म कारीगरी और कुशल लेखन का परिचय यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अगर हम चरित्रों की बात करें, चरित्र चित्रण की बात करें तो यहाँ कुल 5 चरित्र हैं, असगर, मसूद, बुनियाद, मुनीर और इंस्पेक्टर, ये मुख्य चरित्र हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर, लालाजी, सरदार जी गौण चरित्र हैं और किसी भी एकांकी, क्योंकि वो एक अंक है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा चरित्र नहीं होने चाहिए। इतने सारे अगर पात्र आते जाएँगे, जाते जाएँगे, तो एक जमघट सा हो जाएगा, जो कि क्लैरिटी के लिए, जो स्पष्टता के लिए, जो बोधगम्यता के लिए हानिकारक होगा। तो इसलिए कम से कम पात्रों में कहानी को कहा जाना चाहिए, कथा कही जानी चाहिए। तो यहाँ नाटक जो है वो कम पात्रों में किया गया है। जैसे कि हमने कि असगर, मसूद, बुनियाद और मुनीर चौधरी ये मेन कैरेक्टर के रूप में हमारे सामने आते हैं और 2-3 जो है उसमें छोटे पात्र मतलब गौण पात्र आते हैं, जिनको जो कुछ-कुछ डायलॉग्स करके वो चले जाते हैं। तो अगर हम देखें तो नाटक में जो है 2 तरह के पात्र होते हैं। एक स्थिर पात्र होते हैं और एक अस्थिर पात्र होते हैं। जो स्थिर पात्र होते हैं वो जिस मनःस्थिति के साथ नाटक की शुरुआत में होते हैं, एकांकी की शुरुआत में होते हैं, उसी के साथ वो अंत तक रहते हैं। अस्थिर पात्र वो होते हैं जिनमें द्वंदात्मक स्थितियाँ होती हैं, जो कन्फ्यूज़ होते हैं। जिस मनःस्थिति के साथ वो आते हैं, अंत तक वो स्थितियाँ उनके बीच में नहीं बनी रहती या स्विच करती रहती हैं इधर से उधर। तो अगर हम देखें यहाँ पर मसूद, बुनियाद, मुनीर जो हैं वो स्थिर पात्र हैं और चौधरी और असगर जो हैं वो अस्थिर पात्र हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में एक अंतर्द्वंद की स्थिति है, उलझन की स्थिति है और विष्णु जी ने दीर्घ स्वगत संवादों से इनकी मनःस्थिति को मतलब अपने आप से ही बात करते हैं, क्योंकि इनके मन में जो भाव चल रहे हैं, ये तुरंत दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर सकते और जो प उस परिवेश में जो इनकी मनःस्थिति है, वो बड़ी उलझाने वाली है। तो इसलिए उस मनःस्थिति को दर्शकों के सामने प्रकट करने के लिए स्वगत कथन जो है, अपने आप से ही बात करना जो है, वो सबसे अच्छा ज़रिया है कि उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, कोई और नहीं सुन रहा है। तो लेकिन दर्शकों को सुनाया जा रहा है, तो दर्शक उससे परिचित तभी हो पा रहे हैं। तो इसका बहुत उन्होंने अच्छे तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो अगर अगर हम कहें कि उम, जो लतीफ़ है और जो मुनीर है, वो उनके चरित्र स्थिर हैं, वो कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं होते, वो जिस उद्देश्य से आते हैं उसी उद्देश्य से आखिर तक रहते हैं और वो असगर को जो है वापस अपने ही वर्तमान उद्देश्य पे रहने को कहते हैं कि तुम देश के साथ गद्दारी मत करो और उसे जब वो बम गिराने को मना करता है, तो उसे गद्दार भी कहते हैं। यानी उनके जो स्थिर चरित्र हैं, वो पक्के हैं, वो कहीं भी कन्फ्यूज़ नहीं हो रहे, कहीं भी उसमें कोई डाउट नहीं आ रहा। लेश मात्र भी वो अपने उद्देश्य से और अपने चरित्र से जो है डगमग नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास डगमग होने जैसी कोई स्थितियाँ हैं नहीं, वो एक ही उद्देश्य को लेके चल रहे हैं। लेकिन कन्फ्यूज़ कौन है?
कंफ्यूज है चरित्र है असगर, क्योंकि उसके साथ एक बहुत बड़ा सीन है कि कल तक जो कुछ साल पहले तक उसकी अपनी जगह थी, आज वो उसी जगह पे जासूसी करने के लिए आया है। वो वहाँ को नुकसान करने के उद्देश्य से आया है, लेकिन वो सब जगह तो उसकी अपनी है और अपना नुकसान करना उतना आसान नहीं है उसके लिए, तो उसी में वो फंसा हुआ है। दूसरी तरफ चौधरी जो है वो समझदार व्यक्ति है, उम्रदराज व्यक्ति है, रसूखदार व्यक्ति है और वो उसका रागात्मक संबंध भी है उस बच्चे से, असगर से, और उसके साथ वो जुड़ना भी चाहता है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो उसको ऐसा करने नहीं देना चाहती। परिस्थितियां जो है उसको विवश कर रही हैं कि वो ये कहे कि तुम अब तुम्हारी पुरानी पहचान जो है वो धूमिल हो गई है, तुम्हारी जो नई पहचान है आज की परिस्थितियों में मेरे लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं अपने जो मेरे कर्तव्य हैं इस देश के प्रति, उसमें जैसे मैं नहीं वो कर पाऊंगा, पुरानी पहचान को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाऊंगा। अब देखने की बात ये है, वो कहता है ये सचमुच असगर है, मतलब वो कहता है कि ताऊ जी मैं असगर हूँ, तो वो कहता है कि ये सचमुच असगर है, मैं इसे पहचानता हूँ। तब अभी तो वापस लौटा है, पर युद्ध के इस माहौल में वो एक पाकिस्तानी जासूस है, केवल दुश्मन और जासूस की सजा। ओह, ये कैसा मिलन, ये कैसी वापसी। ये ओह जो है ये बहुत गहरा है, और वो ये कैसा मिलन और कैसी वापसी ये बता रही है कि ये सहज नहीं है, ये सहज स्वीकार्य नहीं है। परिस्थितियां जो हैं वो संबंधों के ऊपर हावी हैं। अगर हम इनके संवादों की बात करें तो ये कथोपकथन भी कहा जाता है उसे, तो वो बहुत चुस्त हैं, पात्रानुकूल हैं और पात्रों की जो मानसिक द्वंद हैं उनको चित्रित करने के लिए बहुत ही सटीक, उन्होंने बहुत ही सुंदर संवादों का इस्तेमाल किया है। और जैसे कि मैंने अभी कहा कि स्वगत कथन बहुत है कि डायलॉग मतलब संवाद मतलब दो लोगों के बीच में बातचीत, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अंतर्द्वंद की स्थिति है, अपने आप से बात कर रहे हैं, किसी और से बात नहीं कर रहा, तो उसके कहते हैं स्वगत। तो स्वगत कथन भी यहाँ पर काफी हैं और जो कि अखड़ते नहीं है, क्योंकि वो पात्रों की मनोविश्लेषण, जो उनकी जो मानसिक अवस्था है उसका विश्लेषण करने के लिए वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो दो लोगों की बातचीत हो रही है तो उसमें वो भाव है जो प्रकट किया जा रहा है, लेकिन स्वगत कथन में वो भाव है जो वास्तव में उसके भीतर चल रहा है, और इस अंतर्द्वंद को तभी समझा जा सकता है इन स्वगत कथनों के माध्यम से। तो बहुत लंबे हैं वो, लेकिन अखड़ते नहीं हैं और जरूरी हैं। किसी भी जो क्या कहना चाहिए, जो एकांकी में जो उत्सुकता होनी है कि आगे क्या होने वाला है, उसके निर्वाह में भी इन संवादों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो संवाद जो है यहाँ पे बड़े चुस्त हैं। और भाषा शैली की अगर हम बात करें तो भाषा शैली कहना चाहिए कि जो दिन प्रतिदिन की भाषा है, सरल भाषा है, व्यावहारिक भाषा है, जो हम अपने आसपास बोलते हैं वही भाषा इसमें प्रयोग की गई है, जो देश काल वातावरण के अनुकूल है। जिस समय को ये नाटक, ये एकांकी प्रेजेंट कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, उसके अनुकूल वो भाषा है। और क्योंकि ये रेडियो रूपक है, रेडियो के लिए लिखा गया एक नाटक है, तो इसकी भाषा को और भी ज़्यादा सरल करके करने का प्रयास किया, और उर्दू फारसी के शब्द भी यहाँ पर हम देखने को मिले। और जो क्योंकि वो मुस्लिम कैरेक्टर्स हैं, पाकिस्तान से आए हैं, तो उर्दू के शब्द वहाँ पर हैं, जैसे कि मैं अंग्रेजी के शब्द भी यहाँ पर हैं। मैं आपको एक उदाहरण इसमें से देती हूँ। आज ये शहर भी आग की लपटों में झुलसेगा। अच्छा, मैं अभी आता हूँ, होशियार रहना, क्षणिक सन्नाटा है, तो जीत हमारी ही होगी। हाँ, कहा तो यही जा रहा है और यूं जीत होनी भी चाहिए। इन काफिरों ने परेशान कर दिया है। युद्ध की पृष्ठभूमि में लोकोक्ति और मुहावरों का जैसे कि अभाव है। भाषा सरल, सरस और प्रसंग अनुकूल है। यहाँ पे आपको उर्दू के शब्द भी मिलेंगे, हिंदी के शब्द, संस्कृत के शब्द भी मिलेंगे, यानी कि वो शब्द मिलेंगे जो आम बोलचाल की भाषा है। तत्सम तद्भव सभी शब्द यहाँ पर हैं, उर्दू के शब्द भी यहाँ पर हैं, क्योंकि वो कैरेक्टर्स की भाषा है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें कि एकांकी का उद्देश्य क्या है, इस एकांकी का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य मैं कहूंगी कि जो मानव मन है उसके अंतर्द्वंदों को प्रकट करना है। इस एकांकी का उद्देश्य कि विषम परिस्थितियों में भी व्यक्ति अपनी जो जो उसका नेटिव प्लेस है, जो उसकी मातृभूमि है, जहाँ उसका बचपन बीता है, उसकी स्मृतियों से, उसके लगाव से वो मुक्त नहीं हो सकता। वो कहीं ना कहीं उसके मन पर प्रभाव डालते ही हैं।
और जो मानवीय परिस्थितियां हैं, जो सामान्य परिस्थितियां हैं, उनसे अलग जो युद्ध की परिस्थितियां हैं वो होती हैं। इसलिए उसमें जो मानव का व्यवहार है, जो उसके निर्णय हैं, जो उसके फैसले हैं, वो अलग होते हैं। हमारी जो संवेदनाएं हैं वो कहीं पृष्ठभूमि में चली जाती हैं और व्यावहारिकताएं जो हैं वो ज्यादा उभर कर आ जाती हैं। माफ कीजिएगा। उन्होंने मनोविज्ञान का बहुत सुंदर इसमें सहारा लेकर ये सब चीजें हमारे सामने क्लियर की हैं। जो मातृभूमि से प्रेम है वो उसके मन से निकाला नहीं जाता, और राष्ट्रहित के सिद्धांत जो भी चीजें हैं उन पे वो कंफ्यूज हो रहा है कि एक्चुअली कंफ्यूजन इस बात में ज्यादा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान अ, दो अलग थे ही नहीं कभी, कल्चर के रूप में, इतिहास के रूप में, भाषा के रूप में ये दो एक ही देश थे। और किसी रातों रात जो है बीच में एक लाइन हो गई और अपने दो देश अलग अलग कर दिए। अब दो देश अलग अलग बन गए तो दो जो वो राष्ट्रीयता वाला भाव है वो कहीं ना कहीं जब हम इतिहास देखेंगे, साझा इतिहास जब हमें मिलता है, तो उसमें से अपने आप को कट्टर रूप से अलग कर पाना मुश्किल है, खासकर उस पीढ़ी के लिए जिसका बचपन हिंदुस्तान में गुजरा हो और जापानी पाकिस्तान में, या बचपन पाकिस्तान में गुजरा हो और जवानी हिंदुस्तान में। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही मुश्किल समय था। और एक उद्देश्य इसमें जो अंत में उभर कर आता है कि वो कहते हैं कि क्या ये माहौल बदल नहीं सकता? क्या आपस में जो घृणा है, भेद है, बैर है, क्या हम उसको भुलाकर एक साथ नहीं रह सकते? क्या युद्ध का जो यथार्थ है, जो भयावह पृष्ठभूमि है, इससे बाहर नहीं निकला जा सकता? ये उन्होंने कई सारे प्रश्नों को इस एकांकी में उठाया, और क्योंकि वो प्रश्न व्यवहार में अनुत्तरित हैं, अभी तक सुलझे नहीं हैं, तो एकांकी में भी वो सुलझे नहीं है। एकांकी में भी वो प्रश्न उठाकर छोड़ दिया गया है कि पाठक खुद सोचे, दर्शक खुद भी इस पर विचार करें, और इन प्रश्नों के साथ जो है इस एकांकी खत्म हो जाती है। अगर हम अभिनेता का प्रश्न करें तो क्योंकि ये रंग एकांकी जैसे कि मैंने कहा कि नाटक का एक फॉर्म है, तो ये स्टेज के लिए लिखी जाती है, रंगमंच के लिए लिखी जाती है, और क्योंकि ये वापसी जो है वो रेडियो नाटक था, रेडियो है, ध्वनि रूपक है, तो यहाँ पर ध्वनि रूपक लेखक ने खुद इसे ध्वनि रूपक कहा है। तो इसमें जो स्टेज की सज्जा है, दृश्य सज्जा जिसे हम कहते हैं, उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। जैसे कि आम नाटकों में आप देखेंगे जब भी नाटक शुरू होता है, इससे पहले कि कोई दृश्य आए, आपको बताया जाता है कि दृश्य कहाँ पर है। किसी पार्क का दृश्य है, किसी स्कूल का दृश्य है, किसी कमरे का दृश्य है, किसी घर का ड्राइंग रूम है, जहाँ सोफे लगे हैं, पर्दे लगे हैं, टेबल लगी है। तो इस तरह की दृश्य योजना स्टेज पे किस तरह से अरेंज किया जाएगा, वो ऐसा कोई उल्लेख यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये दिखाने के लिए है ही नहीं। यहाँ पर तो ध्वनि के प्रभाव से जो प्रभाव क्षमता है परिस्थितियों की, वो उभारने की बात इसमें कही गई है। जो कोष्टकों में जितने भी निर्देश हैं, आपको वो सब ध्वनि निर्देश ही नजर आएंगे। जैसे हल्के जो तोप की आवाज है, हवाई जहाजों की आवाज है, वो इसमें हमें नजर आ रही है। मतलब इसमें उसके निर्देश इन्होंने इसमें दिए हैं। और इसी से ही उन्होंने, मतलब इन छोटे-छोटे निर्देशों से ही उन्होंने उस पृष्ठभूमि का निर्वाह वहाँ पे किया है, और सभी पात्रों के साथ पात्र जो है किस परिस्थिति में क्या व्यवहार करेंगे, इसका चित्रण, इसके भी निर्देश उन्होंने वहाँ पे उसके साथ दिए हैं, जिसकी वजह से जो एकांकी है वो चुस्त और उसका गठन जो है वो मजबूत हुआ है, प्रभावशाली बना है, और अभिनय की दृष्टि से वो ज़्यादा असर दिखा पाए हैं। एकांकी पर काफ़ी चर्चा की। हमने प्रभाकर जी के साहित्यिक जीवन को समझने का प्रयास किया। हमने एकांकी के सार को समझने का प्रयास किया कि क्या कहानी इसमें कही गई है, क्या पृष्ठभूमि है। हमने एकांकी के तत्वों के आधार पर भी इसका विवेचन किया, वापसी एकांकी की हमने विवेचन किया और समझने का प्रयास किया कि इन तत्वों के आधार पर ये कहानी, ये एकांकी का जो कथा वस्तु है, वो कथा विन्यास उसका वो कितना प्रभावशाली है, या कितना कसा हुआ है, या उसमें कोई कमी है, हमने उसकी चर्चा करने की कोशिश की।
अब इसके प्रश्नों पे अगर हम बात करें तो यहाँ कई तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जो बहुत कॉमन प्रश्न है, जो बहुत बार पूछा जाने वाले प्रश्न है उसमें एकांकी वापसी एकांकी का सार बताइए, वापसी एकांकी का प्रतिपाद्य बताइए, जिसमें आपको जो मुख्य कहानी है वो डिस्कस करनी है कि इसमें कहानी का आरंभ इस तरीके से है, कहानी का विकास इस तरीके से है, कहानी का अंत जो है, अंतिम चरम बिंदु जो है वो इस तरीके से है। इसकी चर्चा आपको करनी है वहां पर। फिर जो प्रश्न है वो विधा के रूप में पूछा जा सकता है कि एकांकी के रूप में वापसी की चर्चा कीजिए, एकांकी के तत्वों के आधार पर वापसी की चर्चा कीजिए, विष्णु प्रभाकर की रचना पर इसकी चर्चा कीजिए। तब आपने उन 7 बिंदुओं के आधार पर इसकी चर्चा करनी है जिनकी चर्चा हमने अभी की कि इसके संवाद कैसे हैं, इसकी कथा वस्तु कैसी है, भाषा और उद्देश्य, ये सब तमाम तमाम बिंदु जो भी हमने अभी चर्चा की उनके बारे में आपने बात करनी है। उसके आधार पर चर्चा करते हुए बताना है कि एक सशक्त रचना है। मुझे लगता है कि अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछिए प्लीज। कोई डाउट है या कोई और प्रश्न आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगी। मुझे कोई प्रश्न नजर नहीं आ रहा है। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आपने इसके सभी प्रश्नों को समझा होगा कि किस तरह से हमने इसको करना है। अपनी क्लास ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।